अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान में आइनी तरमीम हुई 26वीं, उसके नतीजे में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 हुई। उसका पहला इजलास 5 नवंबर को तलब किया गया है इस्लामाबाद में, और उसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहली बार पाकिस्तान में कायम होगा। इसके पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, और फिर जो क्योंकि वकला एक्शन कमेटी भी इसी के मुज़ाहमत के लिए कायम की गई है कि वो इसको चैलेंज भी कर रहे हैं, बहुत सी जमातें भी इसको चैलेंज कर रही हैं। तो सियासी और जो अदालती निज़ाम है इसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक हवाला होगा जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा, जो जेल इस्लाहात के हवाले से बड़ी अहम एक मीटिंग हुई और वहाँ पर एक कमेटी भी कायम की गई है, जिस कमेटी में आहद चीमा साहब को भी शामिल किया गया और खदीजा शाह को भी शामिल किया गया। खदीजा शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर हैं और 9 मई के मुकदमात के अंदर एक तवील अरसा जो है कि उन्होंने जेल में भी गुजारा है और अभी भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमात जो हैं कि ये ज़ेर समात हैं। तो ये मैसेज क्या है या इस के नतीजे में मामलात किस तरह बढ़ सकते हैं, ये एक बड़ा अहम मामला है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। फिर कुछ PIA की निजकारी और दीगर मामलात हैं उन पर भी हम करेंगे। और इंतज़ार हुसैन पंजोथा, ये भी वकील हैं और फोकल पर्सन थे इमरान खान के, तकरीबन 25-26 दिन लापता रहे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी कराई कि वो 24 घंटे में बाजियाब होकर घर पहुंच जाएंगे, लेकिन गुज़श्ता शब अटक डिस्ट्रिक्ट में हसन अब्दाल के करीब जिस अंदाज में उनकी बाजियाबी, उसने बड़े सवालात पैदा उठाए हैं। और ये मामला कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लक है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है। और मोहम्मद अली सरफराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लक और रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सिंधु साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। 26वीं आइनी तरमीम बनाई गई तो उसके कुछ मकासद होते हैं हर बार जब होता है मामला, और इसका बुनियादी मकसद यही था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जिसके अंदर जितने भी 184 के या 199 के तहत जो हाई कोर्ट्स में पावर्स हैं, शायद उसको मिसयूज़ किया जाता रहा माजी में, उसको रोका जा सके और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए और कुछ केसेस जो हैं कि उसकी भी तकसीम हो जाए और अदलिया जो है कि अपने केसेस को जल्दी से निपटाए। अब ये इस पे अमल दरामद का जो मरहला है वो स्टार्ट हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि इस तरमीम के बाद अदलिया के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे, और इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो क्या वाकई वो चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो मसाइल पैदा कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, वो ऐसी कोई इशू नहीं है? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। ये जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एज ए मैं लॉयर पहले बात कर लूँ कि ये अपना इसका पब्लिक एट लार्ज फ़ायदा होगा। और इसमें जब देखिए बहुत सारी, पाकिस्तान वाहद मुल्क है और भी बहुत सारे मुल्क हैं, जिस तरह मलेशिया, वहाँ पे 51 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे 17 जजेस हैं, जो परसों चौथ हमने प्राइवेट मेंबर बिल था अब्दुल कादर सेंटर का, तो हमने पास किया कि 25 होना चाहिए, आम मेंबर ऑफ दैट कमेटी। ये जो है अपना, इसमें यह है कि बहुत सारी फ्रिवलेस जो लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके साथ 184 को इस तरह से यूज़ किया गया। असल में 184(3) का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, वो जो डाउन ट्रोडन पीपल है, ओप्रेस्ड लोग हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये सबसे पहले दर्शन मसीह वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये पहला केस आया था, इसके तहत कि आप सुबह मोटो नोटिस लें कि मतलब अगर पब्लिक एट लार्ज को ऐसी पिसे हुए लोग हैं, ओप्रेस्ड लोग हैं, सुप्रेस्ड लोग हैं, तो उनके बारे में यह था। लेकिन बाद में इसके इस लेवल पे इस्तेमाल किया गया। आपको पता है अतीका उड्डू के खिलाफ किस किस्म का पर्चा दे दिया गया, अपना कर दिया गया। इसके अलावा मतलब मैं हैरान हूँ कि कभी उसका जो ओरिजिनल जो स्पिरिट है उसकी, उसको सामने रखा ही नहीं गया। तो इसके लिए आईनी अमेंडमेंट की बड़ी ये ज़रूरत थी। अब ये होगा कि चूँकि जो अपना बने हैं अपना यह्या अफरीदी साहब, वो भी इसी अमेंडमेंट के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं, और अब जो होगा ये कमीशन भी बना है वो भी इसी अमेंडमेंट के नतीजे में बना है। वो कंप्लीट हो गया। अब आईनी अदालत अलहदा होगी, उसमें से पहले जो 3 सीनियर जज है, कोई एक उनमें से हो जाए, वो उसका सरबराह होगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद चूँकि पेश होता हूँ, कोई पिछले 2-3 साल की बात है, रिपोर्टेड केस है मेरे पास कि आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, तो 2 बंदों की अपील थी उनके पास, मर्डर की अपील, तो वो रिपोर्टेड केस है। तो उन्होंने उनको बरी कर दिया, पता चला इनको 2 साल पहले सजाए मौत हो चुकी हुई है ऑलरेडी। मतलब वेयर इज द जज हु इशू द रेड वारंट। मतलब देखिए सबसे ज्यादा जो प्राइम चीज है ना जी, लाइफ, राइट टू लाइफ इज पैरामाउंट, उसको मद्देनजर इंसानों के लिए बनती है ना सारी चीजें। तो अगर इंसान, अल्लाह पाक ने फरमाया क्राउन ऑफ द क्रिएशन अशरफुल मखलूकात है, तो अगर उसका दादा केस करता पोते को 23 साल के बाद, 20 साल के बाद इंसाफ मिलता है, या 20 साल बाद को बंदा बरी होता है, तो हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट? अच्छा, एक चीज मुझे वजाहत चाहिए, फिर मैं जरा बेग साहब की तरफ भी चलता हूँ और अली साहब की तरफ, कि जुडिशल कमीशन की जो
कंपोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, फिर आपके 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। 5 जजेस हैं। 4 हो गए ना, 5वें फिर प्रिजाइडिंग जज होंगे जी, जी, जो उसके होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक ये सवाल पैदा हो रहा है कि इसका मतलब है कि ये 1+3 जो पहले हैं इनमें से वो प्रिजाइडिंग जज नहीं हो सकते क्योंकि उसके बाद से किसी को लेना पड़ेगा। आमतौर पे रूटीन ऐसा ही है? आमतौर पे रूटीन ये होती है कि अगर उनमें से किसी का नाम आए, जो प्रोसीजर है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें से वो उठ जाते हैं, उससे फिर नेक्स्ट को बुला लिया जाता है। उससे नेक्स्ट हाँ जी, ये एथिकली भी है। और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट बार के, सुप्रीम कोर्ट के उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकली खुद चले जाते हैं। इन दोनों फार्मूलों को देखा जाए तो जमाल मंदोखेल साहब जो हैं कि वो या तो जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे या फिर उनको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह भी बनाया जा हो सकता है जी, कोई भी 5वें नंबर पे वो है ना। जी हाँ, 5वां तो उन्हीं का मेरा ख्याल है जो भी बनेंगे, लेकिन चूंकि सारे जजेस ही इक्वल हैं, बराबर हैं, तो मैं तो एज ए लॉयर सबका ही बहुत ज्यादा एहतराम है और किसी की इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है। ठीक हो गया। बेग साहब, ये सबसे ज्यादा जो एतराज किया जाता है इसके ऊपर, मकासद अच्छे हो सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आज 26 हैं तो इससे पहले 25 तरमीम भी हुई हैं, कोई ज़रूरत पड़ी है तो हुई हैं और आगे भी शायद होंगी। लेकिन जिस अंदाज के अंदर इनको मंजूर करवाया गया और पकड़ धकड़ ये सारे मामलात जो हैं कि उसमें क्या ज़रूरी नहीं था कि कोई ऐसा माहौल बना लिया जाता जैसे 18वीं तरमीम में की और सब मिलकर बैठे और उसको खुश उसलूबी के साथ ना सिर्फ वो मंजूर हुई बल्कि फिर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मसाइल नहीं होते। और आज भी जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि इनको कोई चैलेंज कर रहा है या कोई वकला एक्शन कमेटी बन रही है या पटिशनें हो रही हैं, तो शायद उसकी वजह भी एक यही है कि जहाँ पे कहीं वो इत्तफाक राय हम कायम नहीं कर सके और हालात कुछ ऐसे हुए जो ज़्यादा खुशगवार नहीं है सियासी माहौल के लिए। तो आप समझते हैं कि इस पर अगर थोड़ा टाइम और भी लगा लिया जाता बेहतर था वक्त? मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए, क्योंकि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ, जितनी मुलाकातें जितनी मुशावरतें, जितनी 1:30 3 बजे रात को एक दिन में 4 मीटिंगें बिलावल साहब की मौलाना साहब के साथ हुई हैं, वो मेरे सामने है। मैं आपको हकीकतन ये बतलाऊं कि पहले वाली जो अमेंडमेंट लाई जा रही थी वो तो मैं आपसे एग्री करता हूँ जल्दबाजी में थी, सबका ऑन बोर्ड नहीं थे, सबका कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं खुद यही समझूंगा कि वो बड़ा एक हेस्टी वे में उसको पेश किया जाना चाहते थे, लेकिन वो बहरहाल नहीं हो सकी। लेकिन ये जो दूसरे बिलावल साहब ने फॉर्मेट लेके गए हैं, ये तो है ही बेस पे मुशावरत पे था। ये मौलाना साहब से मुसलसल मीटिंगें हुई हैं, मौलाना साहब ने बेशुमार क्लॉजेस जो हैं स्ट्रिक डाउन करे, इसमें से खत्म करे, उन्होंने बेशुमार क्लॉज उन्होंने अपने भी डलवाए। और ये नॉर्मल होता है कि जब 2-3 सियासी जमातें बैठ के ज्वाइंट मसवदा बना रही होती हैं तो हर एक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे एजेंडे में से हो ताकि मैं लोगों को बतला सकूं कि जो मैंने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो मैंने आइन में शामिल करवा दिया। तो आप यहाँ तक देखिए कि सूद बैंककारी का दूर दूर ताल्लुक नहीं है इससे, आईनी तरमीम 26 से, लेकिन सूदी बैंककारी का भी इसमें डाला गया है और वो 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान में सूदी बैंककारी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये मौलाना साहब का एक डिमांड थी। उनका मैंडेट क्यों अवाम से वोट इसी मैंडेट के तहत लेते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को लिया। ज़रा एक चीज़ मुझे बताइए बेग साहब कि आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुशावरत चलती रही, हम भी इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते रहे, रात गए तक 3-3 4-4 बजे तक हुआ। लेकिन ये जिस माहौल के अंदर एक चीज़ जो हमें भी फील हुआ कि चाहे वो BNP के सेनेटर्स अगर फ्लोर पे खड़े हो के आप दीदा होते हैं या JUI के सेनेटर जो है कि एक लापता हो जाते हैं या PTI के लोग लापता हो जाते हैं, ये माहौल मेरा ख्याल ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। माजी में कई बार हुआ, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ भी हुआ, नून लीग के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ, जब नून में से काफ निकाली गई, आपकी पार्टी में से पेट्रियाट बनाई गई। तो ये मेरा ख्याल है कि उसका जवाब मैं आपको बड़े वसूख से दूंगा कि स्पीकर साहब ने, वो मेरी सियासी जमात से नहीं है ताल्लुक उनका, मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन ये जातियों के ऊपर और प्रोडक्शन ऑर्डर जो कुछ लोग पकड़े गए थे धरना वगैरह पे और एहतजाज के ऊपर, उन सब 9 के 9 आदमियों को कहा था सामने जब तक नहीं बैठे होंगे मैं इजलास शुरू नहीं करूंगा। तो जो अच्छी चीज है वो माने हमने उसमें कंडेम भी किया है जहां पे ज्यादतियां हुई, हमने प्रोडक्शन ऑर्डर भी इशू करवाए हैं और न सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कराए हैं बल्कि इंतजामिया और IG साहब को इंश्योर किया था
चैम्बर में बुला के कि इजलास से पहले यहाँ मौजूद होंगे, होना चाहिए, पीटीआई के लोग थे वो सब। होना चाहिए। मोहम्मद अली तो सरफराज साहब, मैं ज़रा आपसे भी एक चीज़ ये पूछ लेता हूँ इसी तनाजुर के अंदर के 26वीं आईनी तरमीम नाफिज़ुल अमल हो गई और अमल दरामद भी शुरू हो गया। चीफ जस्टिस की तकर्री भी हो गई, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 भी हो गई और उसका पहला इजलास 5 को होगा और उसमें बेंच की तश्कील मुकम्मल हो जाएगी और 5वें जो मेंबर जजेस की तरफ से होंगे वो भी आ जाएंगे। आप इसको चैलेंज भी कर रहे हैं, आपने अनाउंस किया हुआ है इसको चैलेंज करेंगे। आप इसको बहैसियत मजमूई तौर के ऊपर देखते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं, इसके अंदर जैसे अभी बेग साहब भी बता रहे हैं कि इसमें इस्लामिक क्लॉजेज हैं, कुछ इस्लामी नज़रियाती कौंसल की है, कुछ रिबा फ्री इकॉनमी की है, इस तरह से जो चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें तो अच्छी भी हैं इसके अंदर, तो वो रहनी चाहिए या इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए? अच्छा जनाब, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमने इन सारी अमेंडमेंट्स को आउटराइट रिजेक्ट किया था ऑन द ग्राउंड्स कि ये पार्लियामेंट मजाज नहीं है ऐसी कानून साजी करने की, क्योंकि यहाँ पे लोगों के इलेक्शन के ऊपर सवाल खड़ा है और बड़ा सीरियस सवाल खड़ा है और ऑलमोस्ट हर हल्का ही चैलेंज्ड है। और इस दफ़ा ये सिर्फ प्रीवियस इलेक्शंस की तरह नहीं है कि इलेक्शन के बाद ऐसे ही सवाल खड़ा करने। हर एक हमारे मेंबर के पास जो कि इलेक्शन जीते थे उनको फॉर्म 45 भी इशू कर दिए गए थे और वो सबूत उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अदालतों को सिर्फ इतना करना है कि उनकी टेबुलेशन कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस सिचुएशन के अंदर। और अच्छा, मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा। तलाल चौधरी साहब ने कल एक बयान दिया कि हमें 126 अमेंडमेंट्स भी करनी पड़ेंगी तो हम करेंगे। मैं उसको इस तरीके से लेता हूं कि इनको 126 अमेंडमेंट शायद करनी पड़े, क्योंकि उन्होंने कभी भी पढ़ लिख के नहीं करनी, ये 126 दफा करेक्शंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारा काम जब हेस्ट में होगा ना तो बार बार अब ये जिस तरह की भी टूटी फूटी असेंबली बैठी हुई है, ये जितनी देर बैठी है ये यही काम करेगी और कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि ये कोई भी कानून साजी करने से पहले, उसका फ्रेमवर्क डिसाइड करने से पहले पीटीआई को ज़हन में रखते हैं कि इनको किस तरीके से पिनलाइज किया जा सकता है, इनको कैसे फंसाया जा सकता है, 8 फरवरी के इलेक्शन से कैसे ध्यान हटाया जा सकता है। जब सारे का सारा मोटिव ही ये हो तो 26वीं अमेंडमेंट क्या, 27वीं 28वीं अमेंडमेंट ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, इनको बार बार लानी पड़ेंगी। अब ये जो अमेंडमेंट थी, नहीं, आप समझते हैं कि आप करेक्शन के लिए लाना पड़ेगा या इवेंट स्पेसिफिक चीजें समटाइम इवेंट स्पेसिफिक हो जाती हैं, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुआ? सर, उसका 26वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का मोडस ऑपरेंडी उसमें क्लियर ही नहीं है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उन्होंने कहा मैं सारे प्रोसेस में से गुजरा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी उतना ही मेंबर पार्लियामेंट हूँ जितने ये मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। उसकी वजह यह है कि हमें ये भी इख्तियार हासिल नहीं था कि हम आराम से बिला खौफ व खतर असेंबली में जा सकते, बैठ सकते, इनकी अमेंडमेंट्स टेबल होती, हम उनको देख सकते कि ये क्या टेबल कर रहे हैं। आपके कुछ साथी तो थे वहां मीटिंग अटेंड करते रहे, तो फिर खतरा किस चीज का था? खतरा हमें अपनी अबडक्शंस का था। इंतजार पंजोता साहब की आज आपने जो कल से टीवी पे चल रहा है, अब किसी ने आंखें बंद की हो, कान बंद किए हो, ना जानना चाहता हो और बात है, सवाए कुछ मीडिया के लोगों के और हुकूमती बेंचों के अलावा पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे को इंतजार पंजोता की शक्ल देख के नजर आ रहा है कि उस गरीब के साथ किया क्या गया है। जिस तरीके से आप देखें, हमारे 9 मेंबराने कौमी असेंबली अबडक्ट हुए, जमीर भी खरीदे गए, 5 लोगों के तो वोट डलवा लिए गए इस अमेंडमेंट के ऊपर, जिसके बारे में ये कहते हैं कि जी बड़े मुल्क के लिए बड़ी जरूरी थी। ताहिर सिंधु साहब ने कहा कि ये बड़े इसके लॉन्ग टर्म इसके गुड इफेक्ट्स आएंगे, वो तो अभी लॉन्ग टर्म आएगी तो आपको पता लगेगा कि कैसी कैसी मिसालें कायम होंगी, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे गंदी मिसाल साबित होगी जिस तरीके से ये अमेंडमेंट्स पास की गई। 4 हमारे मेंबराने कौमी असेंबली को अबडक्ट किया गया जिन्होंने वोट नहीं दिया इस अमेंडमेंट को। अब उसमें से जिनका देखें, जब तक किसी ने कोई गुनाह नहीं किया ना, मैं उसके साथ सिंपथाइज ही करूंगा पर्सनल ग्राउंड्स पे। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों की हमारे उन मेंबरान के साथ सिंपथी है जिनको अबडक्ट किया गया, और उनका गिला भी है कि जी देखें, एक तो हमें इन्होंने उठा लिया और दूसरा शक किया जा रहा है, दूसरा उनका, लेकिन उसमें मजबूरी, अब उन पे बेचारों पे हमने क्या शक करना है। मैं तो सिंपथाइज ही करूंगा, लेकिन पब्लिक की नजर में और पार्टी का, अब देखें ये सवाल तो फिर आता है ना, अब जिसकी बदनसीबी आई हो वो बेचारा फंस जाता है। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जी आप अपने आप को आपने सेफ क्यों नहीं रखा, आप क्यों उठाए गए, आप कहां से निकल रहे थे और आप किधर को जा रहे थे जब आप पे रास्ते में अटैक हुआ।
तो चल अली भाई जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं। तो इसी तरमीम भी, इसके ऊपर अमल दरामद भी, चैलेंजेस भी, और फिर इसके मज़ीद कुछ पेशरफ्त हो रही हैं उसके ऊपर भी बात जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम 26वीं तरमीम और कुछ उसके बाद के मामलात, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी 1-2 रोज़ के अंदर 2 दिन के बाद जो है बना लिया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहला उन्होंने विज़िट लाहौर का किया और जेल इस्लाहात के हवाले से एक बड़ा आला सतह का इजलास जो है कि उसकी सदारत की, और कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी जारी की, और एक कमेटी भी कायम की गई। उस कमेटी में जहाँ पे आईजी साहब हैं, आईजी जेल खाना जात साहब हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके अलावा आज चीमा साहब, खदीजा शाह साहिबा, ये दोनों वो लोग हैं जो पॉलिटिकली आप उसको विक्टिमाइजेशन कह लीजिए या सियासी मुकदमात कह लीजिए या जो भी कहिए उसको, आज चीमा साहब के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे और नायब के मुकदमात के अंदर उनको गिरफ़्तार किया गया था और एक अरसा उन्होंने जेल में गुजारा। खदीजा शाह जो है कि वो 9 मई के केसेस के अंदर उनको पकड़ा गया था। ये दोनों लोगों की शमूलियत, सिंधु साहब, क्या ये चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि जिन प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती हुई या जेलों में वक्त गुजार के आए हुए, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, चीमा साहब ब्यूरोक्रेट हैं और वो इंतज़ामी अमूर को और ये सारे मामलात को बड़े करीब से समझते हैं, परख जानते हैं। खदीजा शाह भी हैं, वो भी खातून है और वो सारी हालत जार देख कर आई है, एक तवील अरसा कई महीने गुजार कर आई हैं, ग़ालिबन 9-10 महीने। तो आप समझते हैं कि ये कोई पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर इकदाम है? और दूसरा जो है कि अगर खदीजा शाह भी हैं तो 9 मई का तो नैरेटिव कुछ और था, और अगर ये खदीजा शाह ऐसी कमेटी में आती हैं तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ इशूज़ ज़रूर होंगे। फिर देखिए खालिद जमील साहब, सबसे पहले मेरा भाई है अली सरफराज, इंतहाई रिस्पेक्टेबल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद मोहतरम बड़े मंजे हुए सियासतदान थे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि इनका जो बनी है ना 26वीं तरमीम, शायद अली भाई के ज़हन में नहीं है या पता नहीं इनको। अभी आप सलमान अकरम राजा साहब को टेलीफोन पे लें, ये कामरान मुर्जा साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने जो बिलावल साहब लेके आए थे मुसवदा, उसको दोनों ने करके बैठ के तैयार किया है, वेट किया है। अभी ले लें आप सलमान अकरम राजा साहब को बेशक। दूसरे नंबर पर जो डोगर साहब है, मेरे साथ वो MP रहे पंजाब में 2008 में, उन्होंने कहा जी मुझे ज़ाती तौर पे इस पर कोई इतराज़ नहीं, उनको भी बेशक ले ले, मैं बात वो करूंगा जिसकी मैं कोजेंट एविडेंस दे सकूं। उनका हमें कोई नहीं, लेकिन हमने अपने बानी से पूछना, और वो उनका सियासी राइट है। ये मुशावरत बिल्कुल हुई थी, लेकिन इसमें कामरान साहब का, और जो मैं नुक्ता समझ रहा हूँ कि वो शायद एक दबाव की जो कैफियत है, एक फ्री इन्वायरमेंट के अंदर शायद नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब भी मुतअद्दिद बार हमारे साथ गुफ्तगू में ऑन एयर भी कह चुके हैं कि शायद हमें दबाव इतना था और ऐसा था कि हमें ये कुछ फैसले कौमी मफाद में कहें या शायद इससे ज़्यादा बुरी तरमीम आ सकती थी, इसलिए हमें सपोर्ट करना अगर पड़ा। दबाव की बात होती तो फिर पहली वाली जो मसवदा बना था ना वही पास हो जाता। अगर दबाव वाली, कामरान मुर्जा साहब मेरे साथ वाली सीट है सेनेट में, तो अगर दबाव वाली बात होती तो ऐसी कोई बात नहीं है। कामरान साहब बहुत डिसेंट शरीफ आदमी है और इंतहाई कॉम्पिटेंट लॉयर है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात पढ़ना चाहता हूँ कि अभी भाई कह रहे थे किसी ट्राइब्यूनल ने आज तक कभी फैसला अभी हुआ है कि ये इलेक्शन फ्रांस का रिग्ड था या व्हाटएवर, याद हो बताया ना, कोई एविडेंस देनी पड़ेगी ना, कोई अदालत अगर फैसला करेगी। अभी तो वहां पे कई जगहों पे तो हेयरिंग नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सिर्फ पढ़ना चाहता हूं कि वेयर द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरा 239 आइन का आर्टिकल जो है, उसका आर्टिकल सब आर्टिकल 4 और 5 कहता है कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान कर सकती है। ये तो नहीं कि मतलब ऑनरेबल जज साहब सारा आइन ही रीराइट कर दी, उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है। बल्कि इनको पहले कहा कि जी आप यही चलेगा। नहीं, वो कभी कभी इजाजत भी दे देते हैं किसी खास शख्स को कि आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं, अब तो उन्होंने नया हाँ, वही तो मैं कहने लगा ना, उसको भी दबान दिया ना, इफ्तिखार चौधरी थे उसमें, मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। जस्टिस इरशाद साहब थे, अब मुशर्रफ को दिया था इख्तियार कि आप 3 साल तक आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये वो नहीं कर सकते। अभी देखिए ना, इनको पहले जो पीपल्स पार्टी अपना PTI वाले लोग हैं, पहले उन्होंने बयान अल्फी दिया उधर अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। अच्छा, आइन कहता है 3 दिन में आपने अपनी पार्टी शो करनी, अब वो कह रहे हैं जी आप दूसरी पार्टी में जाएं। वो मामला बड़ा लंबा पीछे तक चला जाएगा, वो इलेक्शन और वो उसका नहीं, क्या ये 62 सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वो सारा। सर नहीं, क्या 62 रजिस्टर में नहीं है कि पहले उधर स्टाम्प दे रहे हैं, वो मेरा ख्याल है दोबारा उसमें सुप्रीम कोर्ट में सेटल डाउन होना। मुझे ये बता दें जरा, ये कमेटी जो है जेल इस्लाहात कमेटी में, ये बड़ी वैसे आज चीमा और खदीजा शाह का ये शमूलियत, मुझे जाती तौर पे इसका चूंकि हम महसूस कर सकते हैं, उन्होंने सफर किया इसको, उन्होंने बर्दाश्त किया दोनों ने। और मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब का, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतहाई रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि वो भी इंसान है जो अंदर जेलों में रह रहे हैं। मैंने वो भी देखा है अपनी आंखों से कि मतलब जब राना सनाउल्लाह साहब पर 15 किलो हीरोइन डाली गई
तो उनको डायबिटीज थी या व्हाटएवर जो भी, तो उनको रात को चीनी डाल दी जाती थी कैंप जेल में, और तकिया जो भेजा था वो पत्थर का तकिया था, पत्थर डाले हुए थे उसमें। इस हद तक भी देखा मैंने कि जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहब को उठाया गया उनके बाप के सामने जेल से अपना, वो भी हमने सारे कुछ देखे और बहुत कुछ देखा है। हमजा साहब ने 44 माह जेल काटी है, आसिन इकबाल ने काटी है, ख्वाजा सादर भी, किस ने कितने जुल्म नहीं किए। बेहतरी तो आनी चाहिए। बेग साहब, आपका क्या ख्याल है कि इसमें दो ऐसे लोग जो सियासी मुकदमात कहें या जो मर्जी कहें, इनको अभी भी 9 मई के हवाले से बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं खदीजा शाह के मामले में कि अच्छा ये तो खुद दहशतगर्दी के मुकदमात थे इनके ऊपर और ये अभी कमेटी में होंगी तो फिर 9 मई का बयानिया भी शायद जो है कि वो ख़त्म हो जाएगा या दफन हो जाएगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, मैं तो इसको रिफॉर्म्स की जुमरे में देख रहा हूँ। इस्लाहात, हम दुनिया में इस्लाहात होती हैं और उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो वर्कआउट होती है। हमने ये जो भी इतनी एक्सरसाइज की है, इसके बाद मेरी बात हो रही थी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से, उन्होंने कहा जी 80 केसेस रोज सुप्रीम कोर्ट में अब लगाए जा रहे हैं और हफ्ते के 900 केसेस निपटाने का वादा है। फिर ये भी मैंने देखा है कि जो दूसरे दिन चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस कॉल किया और उसमें उन जजेस ने भी शिरकत की जिनके बारे में कह रहे थे कोई शायद ना करें, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब और जस्टिस। तो कहने का मकसद मैं तो ये समझ रहा हूँ कि लोगों ने अब इन चीजों को रिफॉर्म्स की मद में लेके आगे बढ़ने की बात है। छोटी मोटी एडजस्टमेंट, इस्लाहात होती रहेंगी। अब जहां तक सवाल है आइन में तब्दीली का, तो वो कुरान के अलावा वो कोई भी ऐसी चीज डॉक्यूमेंट नहीं है दुनिया में जो तब्दील जिसमें नहीं की जा सकती। प्रोविजन उसमें बताया है कि 2/3 मेजोरिटी हो, 225 वोट, 224 वोट आपने हासिल करने हैं जो किए गए। तो इस पर फिर ये बात करना पार्लियामान का हक भी है, वो तरीकेकार भी उन्हें बताया गया जिससे आप अमेंडमेंट ला सकते हैं 2/3 मेजोरिटी से, और फिर वो नंबर भी हासिल आता थी, अक्सरियत हासिल की। तो अब इसमें ये बात करना नहीं है, वो गलत की सही की वो बहस है हमारी आपकी चलती रहेगी, लेकिन मुझे इसके अच्छे असरात जो हैं नजर आ रहे हैं। और अभी जजेस की तादाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आप तादाद बढ़ाने जा रहे हैं 8 की, मेरे ख्याल से 17 से 25 किए जा रहे हैं, हमने सेनेट से पास किया। मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, कल हमारा इजलास है, शाम में काउंटिंग है। तो इंशाल्लाह जजेस की तादाद बढ़ने के बाद जल्द इंसाफ का जो एक तमन्ना थी, एक उम्मीद थी लोगों की, वो काफी हद तक। देखिए बेग साहब, हाई कोर्ट्स में तो सारी की सारी हाई कोर्ट्स खाली पड़ी हैं, वहाँ तो असामियाँ ही पूरी अभी फिल नहीं हुई हैं, और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हैं लाखों में, वहाँ भी यही हालत है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट्स में तो शायद चलने 50,000 निबट जाएंगे, लेकिन असल सारा तो बैकलॉग और बल्क वहाँ पे है। ये इस्लाहात वहां तक होनी चाहिए। ये तो जहां से शुरू है, जहां जो सबसे ज्यादा तो लोअर कोर्ट्स में ही ताखीर है, और उसमें मैं समझता हूँ जो मकसद ये है कि जल्द और सस्ता इंसाफ होना चाहिए, और लोअर कोर्ट्स के अंदर भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जरा मोहम्मद अली साहब, आप इस सारी सिचुएशन को, ये जेल रिफॉर्म्स कमेटी, आज शीमा साहब का, खदीजा शाह साहब का, साहिबा का शामिल होना, इसमें पॉजिटिव एलिमेंट भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये 9 मई के हवाले से भी बात की जाती है कि अगर 9 मई के ऐसे मुल्ज़मान जिनके केसेस अभी निपटाए नहीं गए और अंडर ट्रायल हैं और उनका ऐसी कमेटी में शामिल होना, तो 9 मई के केसेस के ऊपर असरअंदाज शायद होगा ये मामला। काले साहब 9 मई को तो बड़ी देर से कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसने उस पर क्या असरात होने हैं उसके। अब एक चीज़, वो अब किसको नहीं पता कि 9 मई क्या चीज़ थी, छोड़े उसको 9 मई को। सर बात मैं ये करना चाहता हूँ जी, यहाँ पे हम लोग जेल रिफॉर्म्स तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी कुछ लोग गुनाहगार फिर रहे हैं, उनकी रिफॉर्म कौन करेगा? मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि मरियम साहिबा 10 अरब रुपए में शायद PIA खरीदना चाह रही हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। ये हमें इनके पीछे 10 अरब तो वो दूसरों ने दिया था बिडिंग, वो वैसे शायद उसकी कीमत री एवेल्युएशन कर रहे हैं, शायद आज कल में मीटिंग भी कुछ चल रही है लाहौर में। और अच्छा स्टेप है पंजाब के नाम से कहना, वजीर आला के वालिद का कहना, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, कि नेशनल
एयरलाइन बिक रही है और वो खरीदना चाहती हैं, ये मियां नवाज शरीफ का बयान है। ये बयान ही बड़ा खतरनाक है। अब नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अमूमन ये तस्वर किया गया शायद जाती हैसियत में, मेरा ख्याल है वो पंजाब गवर्नमेंट की हैसियत से, जैसे केपी गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट शो किया कि हमें दे दें जी, नेशनल फ्लैग कैरियर है, हम चला लेते हैं इसको। नहीं है सर, नहीं, आप उनके मुंह में बात ना डालें। नहीं, मुझे आप पता है भाई। पंजाब गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, उन्होंने कहा मरियम नवाज खरीदना चाहती है। ये नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर ना जी। वो एयर पंजाब कह रहे हैं, नहीं तो हम एयर पंजाब शुरू कर लेते हैं। अच्छा चलें, नहीं आपने मानना, आपकी मर्जी। नहीं, मैं उनके जुमले बता रहा हूं आपको। मैं ताहिर साहब की बात करूंगा। इन्होंने कहा जी कि हामिद डोगर साहब के साथ इनकी बात हुई, उमर अयूब साहब के साथ इनकी बात हुई, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की इन्होंने बात की। ताहिर साहब, मैंने उस वक्त भी बात ये की थी कि मैं भी पार्लियामेंटेरियन हूं। मैंने कब कहा कि मेरे घर पे अटैक करो, मुझे अपने घर ना जाने दो, मुझे असेंबली में ना आने दो और सारी गुफ्तगू हामिद डोगर साहब से कर लो। मैंने तो कभी नहीं कहा एज अ पार्लियामेंटेरियन। अगर हम वहां बैठे होते, जो कि हमारा हक था, और हम आपको कॉन्ट्रडिक्ट करते और हम आपकी इन अमेंडमेंट्स को ना मानते, तो ये हमारा कानूनी हक था, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते। हमें सबको आपने अपनी जाने बचाने पर लगाया हुआ था। लोअर कोर्ट्स के अंदर आपकी नफरी पूरी नहीं है। काश आपने जब कहा कि जी ट्रिब्यूनल्स के कभी फैसले नहीं होते, तो काश आपको इतनी अफरा तफरी जितनी इन अमेंडमेंट्स की थी उतनी ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पे भी होती। आप इस बात पे ये गवर्नमेंट शोर मचाती भी फटाफट ट्रिब्यूनल्स के फैसले करो, और अगर हम हारे हुए हैं तो हमें अपने घर भेजो, जीते हुए को लाके कुर्सी पे बिठाओ। उसमें तो कोई अर्जेंसी नहीं है। जाहिर बात है, हुकूमत है, हुकूमत के बाद डंडा है, ताकत है, अपनी मर्जी की चीजों पे जोर लगेगा, जो चीजें खिलाफ जाएंगी उन पे क्यों जोर लगेगा। ट्रिब्यूनल्स तो फैसला नहीं करेंगे। ट्रिब्यूनल्स का तो यही रफड़ नहीं मुकेगा कि वहां पे रिटायर्ड जज होने चाहिए कि सर्विंग जज होने चाहिए। अब जब ये अमेंडमेंट 26वीं अमेंडमेंट जिस तरीके से हुई है, इसकी ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। इसके अंदर चीजें अली भाई जरा मैं ब्रेक ले लूं, आपकी बात पे आता हूं तो ब्रेक मुझे लेनी होती है। ब्रेक के बाद आपसे स्टार्ट करूंगा। अभी जो ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट आपसे स्टार्ट करूंगा, फिर बेग साहब की तरफ जाऊंगा और फिर ताहिर साहब की तरफ आखिर में चला जाऊंगा। बात फिर कंक्लूड वहां पे कर लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अली सरफराज से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने आपकी बात काटी थी जहां आप एयर पंजाब या PIA पे बात कर रहे हैं। अली भाई ये भी ज़रा बताइएगा कि इंतज़ार पंजोथा साहब का आपने तस्करा किया एक हिस्से में, मैं इसको भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये इस किस्म के वाक़यात हर दौर हुकूमत में बदकिस्मती से होते रहे हैं। मुझे खुद एक हफ़्ता अडयाला जेल में गुजार के आना पड़ा सिर्फ एक खबर या ट्वीट के ऊपर। इनसे हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या हम आईनी कोई कानून में तरमीम नहीं कर सकते कि अगर झूठे मुकदमात हैं या इस किस्म के मामलात हैं तो फिर वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए जिसने झूठा मुकदमा किया या जितना अरसा जिसकी वजह से जेल काटना पड़ी, फिर उसको अगर ऐसा करेंगे तो मेरा ख्याल ठीक नहीं हो जाएगा। जनाब, गुजारिश ये है कि जब जुडिशरी को हम पार्लियामान वाले सारे अंडरमाइन करेंगे तो फिर मुल्क में क्या इंसाफ होगा। इख्तियार बेग साहब ने बात की। अब इनके मैं जरा दोबारा इनके मुसव्वदे पे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इख्तियार बेग साहब ने कहा जी बिलावल साहब का मुसव्वदा जो था ना, इख्तियार बेग साहब वो 66 तरमीम वाला था। जब ये मौलाना साहब ने अमेंडमेंट्स का एक मुसव्वदा पेश किया तो बिलावल साहब ने मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर खड़े होके ये तकरीर की कि जब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मौलाना साहब इस मुसव्वदे को अपने खुद से पेश करें कौमी असम्बली में, ये क्योंकि सारे का सारा मुसव्वदा लिखा मौलाना फजल रहमान के हाथ का है और हमारा जो मुसव्वदा था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। ये बिलावल साहब ने तकरीर की थी मौलाना फजल रहमान साहब के घर जब वो गए थे। और मौलाना साहब की भी तकरीर से यही साबित होता है कि जब वो कहते हैं कि मैंने काले सांप के दांत तोड़े, तो इसका मतलब है बिलावल साहब इनिशियली जिस काम पे बिलावल साहब को लगाया गया था और जो बड़े 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 अच्छे तरीके से जिसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी उंगली से भी निकालूंगा जो कि नापसंदीदा होगा। ये आप अगर उनके बयान याद करें तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे उसको उसी स्पिरिट के अंदर चीजों को किया जाए जिस स्पिरिट में इनिशियली उनका प्लान था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फॉर योर गवर्नमेंट कि वो उस तरीके से पास हो नहीं सका। इसीलिए अब 27वीं अमेंडमेंट की बात हो रही है कि जो चीजें उस वक्त वहां रह गई थी वो हो जाए, सारी तरीकों के बावजूद वो अब की जाए और 26वीं अमेंडमेंट के अंदर भी कर लीजिए। अली भाई इस नुक्ते पे आ जाएं कि ये वाकयात कैसे खत्म हो सकते हैं। इंतजार पंजोथा हो, राना सनाउल्लाह हो या आज चीमा हो या डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या मरियम नवाज साहिबा हो, कि क्या हम इनसे छुटकारा नहीं, जेन्युइन केसेस हो ठीक है प्रोसिक्यूट होना चाहिए। सर जुडिशरी बार बार एक ही बात, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी
द पार्लियामेंट शुड नॉट बी अंडरमाइनिंग द जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर बैलेंस खराब करने के लिए ये जो जजेस और नए इंडक्ट हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर, मैं इनको ये भी बताऊं कि दोबारा इन्हीं से इख्तियार बेग साहब से मैं मुखातिब होकर कहूंगा कि एक टैली सामने आई थी, जुडिशल केसेस आपके जो आईनी केसेस थे, 150 सारा केस है। आप तो इसके लिए अदालत बनाने को फिर रहे थे पूरी, आप लोगों ने तो कैलकुलेशन भी नहीं की कि 150 केस के लिए एक अलग अदालत बनाते फिर रहे थे। और जब वो सारी टैली सामने आ गई, देन यू अग्रीड ऑन द बेंच, हालांकि उस बेंच की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है। अब बेग साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, आपको यही मेरा क्वेश्चन कि आपकी लीडरशिप भी बड़ी जेलें काटी हैं उन्होंने, और एक ज़माने में मिसाक जमहूरियत हुआ किसी हद तक, उसके बाद भी लेकिन फिर भी हमने देखा मियाँ साहब काला कोट पहन के चले गए थे पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदालत के अंदर। ये हम इस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से जान नहीं छूट सकती हमारी कि अब मुझे तो कल से यकीन जानी इंतज़ार मुझे था कि हालत देखकर और जिस किस्म का वो पुलिस डायलॉग बोल रही है तो अफसोस भी होता है और एक एतबार सा उठ जाता है इदारों के ऊपर भी, अपने ऊपर भी। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पार्लियामान का इस्तेकाक है, और यकीन करें बाखुदा मैं कह रहा हूँ कि हमें दिल दुखता है, हम चाहते हैं कि एक हेल्दी फिजा हो, लेकिन वो दोनों तरफ से माहौल कुछ बन नहीं पा रहा है। हमने तो बहुत बार डायलॉग की बात की, लेकिन वहां दरवाजे बंद करके बात करने की कोशिश की जा रही, दरवाजे बंद करके तो बात नहीं हो सकी। जो आपने बिलावल साहब का कहा टेढ़ी उंगली से सीधी उंगली से, वो बात उन्होंने जो कही, उन्होंने ये कहा था कि गिनती नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑन बोर्ड सबको लेके मशावरत के साथ अमेंडमेंट कराएं, और ये आखिर वक्त तक यकीन करें उनकी कोशिश थी, गिनती नंबर पूरे थे हमारे। लेकिन वो साथ ये भी कहते थे गिनती पूरी है, फिर हम तरमीम वो करेंगे जो कहीं और से आई है। गिनती कैसे तक ताल्लुक है 27 अमेंडमेंट का, अभी दूर दूर तक उसका कोई नहीं है। हम कल जो करने जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी हो, वो है आपका जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जजेस की तादाद बढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट जो सेनेट में पास हो चुकी है और स्टैंडिंग कमेटी में हुई, फ्लोर पे कल होगी पेश लॉ एंड जस्टिस कमेटी। तो दूसरा मैं एक बात जिसके लिए मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा था, पीआईए की बात मेरी फील्ड है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व भी रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि प्राइवेटाइजेशन और ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन ये जिस तरह से सूबे अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये सूबों ने कौन सा पहले चलिए एक और स्टील मिल, ये एक और रेलवे खड़ा कर देनी, इन्होंने कुछ नहीं करना है। तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके। हाँ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने रोड शोज करने चाहिए थे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने इंटरनेशनल बड़ी एयरलाइन को किसी को इसमें इन्वॉल्व करना था, जिसका एक्सपोजर, रूल्स, नेटवर्क एंड माली इस्तात इतनी हो कि वो फ्लीट को बढ़ा सके, उस फील्ड में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सके, वो मुझे नहीं नजर आया। लेकिन वो बदकिस्मती सारे रियल स्टेट वाले आ गए, सारे रियल स्टेट वाले आ गए। मैं तो एक गाज भी नहीं आता है। ताहिर सिंधु साहब की तरफ भी आ जाता हूँ, मेरा ख्याल है वो एयर पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सिंधु साहब क्योंकि आप ना केपी की ना एयर पंजाब निजकारी होनी चाहिए, और गंदा करना है। हम समझते हैं इसके रोड शोज करके इसकी निजकारी पोटेंशियल बीडर्स को लाएं। इंटरनेशनल एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन एक वक्त इंटरेस्ट ले रही थी, एमिरेट्स, इत्तेहाद, उनको लाएं, उनके लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये सिंधु साहब आपसे इस पे एयर पंजाब या पीआईए पे जरूर कमेंट करेंगे आप। और दूसरा मुझे ये ज़रूर बताएं कि ये कानून के हवाले से क्या पार्लियामान में सारी जमातें इकट्ठी होगी ऐसा कानून नहीं बना सकती कि अगर कोई झूठा मुकदमा होता है या किसी को 6 माह, 1 साल, 2 साल रखा जाता है कैद के अंदर, और फिर अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं, सब कुछ झूठा साबित हो जाता है, तो फिर जैसे नैब में कुछ तरमीम हुई थी, तो इस तरह से एक मुस्तकिल कानून बनाया जाए ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो। जमीर साहब, मैं विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट ऑफ माय ब्रदर अली सरफराज, मैं उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि अगर मेंबर बनाना था, जहाँ भी कह रहे हैं अपने इनपुट देता, ये करता, तो इनकी पार्टी ने इनको भेजना था ना उस पार्लियामानी कमेटी में। तो अगर उन्होंने इनका नाम नहीं दिया तो उसमें हमारा तो फॉल्ट नहीं। नंबर 1 वो शायद कह रहे हैं कि फ्लोर के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। नंबर 2,
एक महीना पूरी इस पे बात हुई है। और फिर अभी परसों इमरान खान साहब से आपके एबीएन के एंकर ने सवाल पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी 26वीं तरमीम को वोट दिया वो सारे गद्दार हैं। ये परसों सारा टेलीवाइज भी हुआ। मीनिंग देर में आप इनके बंदे उधर जाके कमीशन में भी बैठ गए। व्हाट डज इट मीन? नंबर 2, ये जो अपना बात कर रहे हैं पीआईए की, देखिए पीआई में जितना बेड़ा इसका गर्क करने में इनके मिनिस्टर थे सरवर साहब, जिनका जितना उनका हाथ है किसी का भी नहीं है, कि उन्होंने फ्लोर पे अपने कौमी असेंबली के फ्लोर पे कहा कि सारे के सारे जाली डिग्रियों वाले पायलट बने हुए हैं, इनको क्या पता क्या कैसे जहाज चलाना, क्या करना क्या नहीं करना। ये वहां से, और ये पीआईए वो अपना अदारा था जिसने, जो अख्तियार बेग साहब फरमा रहे थे, इन्होंने एमिरेट्स के कैप्टन को ट्रेंड किया था। तो अब भी बहुत पोटेंशियल है। एमिरेट्स सारे, हाँ, ये पीआईए बहुत अच्छी लाइन है। और अगर लेकिन आउटसोर्स करना पड़ता है चीजों को, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और सूबों के पास 18th अमेंडमेंट के बाद जब कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई है तो दे हैव द पावर। हो जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की लेजिस्लेशन, उसके लिए मैं आपका बिल्कुल 100%, मैं बल्कि अली साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और अख्तियार बेग साहब से भी, कि जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं ना होगी, ये बार बार अली साहब कह रहे हैं कि जुडिशरी, हम जुडिशरी को क्या कह रहे हैं, अगर नीचे मुकदमा आता है तो हाईकोर्ट के जज ने कहना है ना, सेशन जज को, कि मुझे 1 महीने में इसका फैसला करो। पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं कह सकता उस जज को, वो तो उसने खत्म करवाने हैं। तो अब हम बाकी सूबों में भी तादाद पूरी करेंगे। अभी 10 केपी में जज दिए हैं, वो भी उधर भी कम थे, सारे का जो इसके बाद करेंगे, लेकिन जरा आहिस्ता थोड़ा सा इसको चलने दे आगे सफर। बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु साहब और बेग साहब आपका भी, मोहम्मद अली सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।